एवरीवन, वेलकम बैक टू नाइपेरियन खुशी। कैसी चल रही है आपकी नाइपर जेई फार्माकोलॉजी और फार्मा पोर्शन की तैयारी? होप सो अच्छी चल रही होगी क्योंकि फार्मा पोर्शन तो आपसे आता ही है, बट फिर भी रिकॉल करना तो बनता है। आज हम करेंगे कंप्लीट रिवीजन ऑफ सीवीएस इन अ सिंगल शॉट। होप सो आप सभी से आता होगा, बट रिकॉल करना, रिवीजन करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इज मस्ट इम्पॉर्टेंट इन नाइपर जेईई 2026। लेट्स बिगिन। चलो, कार्डियोवास्कुलर फार्माकोलॉजी। सबसे पहले हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। एट वेरी फर्स्ट रिकॉल द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। और उसमें ये भी रिकॉल करो, जब भी आप क्लासिफिकेशन पढ़ते हो ना, तो उसमें ये ज़रूर रिकॉल करना कि प्रेगनेंसी में कौन कौन सी ड्रग्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। ठीक है, ये रिकॉल करना, और कौन कौन सी ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक इतना तो अंदाज़ा आपको लग ही गया होगा ना इतना पढ़ते पढ़ते, बट फिर भी मैं बता देती हूँ। इसमें एस इनहिबिटर्स और एआरबीज के तो जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में आती है, तो उसको तो मत छोड़ना। और बाकी वैसे तो वो सब कुछ रिवाइज करने की कोशिश करो जो आपने जीपैट के टाइम किया था, लेकिन जो मैं पढ़ा रही हूँ इसे तो बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, होप सो आप सभी ने जो रिविजन है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का वो कर लिया होगा। लेट्स बिगिन विद व्हाट इज हाइपरटेंशन। लेट्स रिकॉल इट विद मी। परसिस्टेंट एलिवेशन ऑफ आर्टेरियल ब्लड प्रेशर ड्यू टू, पता है आप सभी को, इंक्रीज पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस ड्यू टू इंक्रीज इन कार्डिक आउटपुट और इंक्रीज इन फ्लूइड वॉल्यूम। जो हमारे ब्लड की बहुत ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ जाती है, क्यों बढ़ती है वॉल्यूम? जब सोडियम का रिटेंशन होता है, तो वाटर भी उधर बैलेंस के लिए, ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए रुकता है, जिसकी वजह से ओवरऑल ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है, जो हाइपरटेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होता है। या फिर हमारा जो रास सिस्टम है या सिंपैथेटिक सिस्टम है, उसका ओवर एक्टिवेशन हो जाता है। और जनरली जो सिंपैथेटिक सिस्टम का ओवर एक्टिवेशन है वो यंग एडल्ट्स में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज, जॉगिंग और बहुत सारी रनिंग, ये एक्सरसाइज, ये जो फिजिकल एक्टिविटी है बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से सिंपैथेटिक जो सिस्टम है वो ओवर एक्टिवेट हो जाता है, बट वो नॉर्मल भी हो जाता है। बट सिंपैथेटिक जो इन सब में से जो एक मेजर रीज़न है सिंपैथेटिक सिस्टम ओवर एक्टिवेशन का, ये यंग पेशेंट में ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट गोल। तो हम क्या करेंगे, जो स्ट्रोक का जो चांस है उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, प्रिवेंट द चांसेस ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन, देन प्रिवेंट द रीनल फेलियर एंड प्रोटेक्ट हार्ट रीमॉडलिंग। These are the goals of to treat hypertension. Okay, now let me tell you some core physiological targets. The very first target is brain में हमें क्या करना है, जो सिंपैथेटिक आउटफ्लो है उसको डिक्रीज करना है, जिसकी वजह से हमें आउटकम क्या मिलेगा, हार्ट रेट थोड़ी डिक्रीज हो जाएगी और वैसे डायलेशन देखने को मिलेगा। इसका एग्जांपल एक कॉन्सेप्ट आता है, अगर नोरेपेनेफ्रिन कम रिलीज होगा, क्योंकि वो ब्रेन के जो न्यूरोट्रांसमीटर है, सीएनएस के न्यूरोट्रांसमीटर से ही ज़्यादा नोरेपेनेफ्रिन रिलीज होता है। तो अगर नोरेपेनेफ्रिन ज़्यादा रिलीज होगा तो बीपी थोड़ा कम हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको पता है ना, आपने जब पहले पढ़ा था कि इसमें से एक ड्रग है वो है नोरेपेनेफ्रिन, जो कि बीपी को कम करती है, पता है आपको। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज हार्ट पे अगर हम पंप का कंट्रोल कर दे तो कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा और ऑक्सीजन डिमांड भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट इज ब्लड वेसल्स में पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस कंट्रोल करना पड़ेगा हमें, जिसकी वजह से वेसोडाइलेशन एंड सिस्टमिक रेजिस्टेंस थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा, विच इज़ आवर गोल। देन फोर्थ इज़ किडनी, हमें ऑर्गन दैट इज़ किडनी पे काम करना पड़ेगा, उधर थोड़ा वॉल्यूम, ब्लड का वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए उधर से हमें सोडियम और वाटर जो एक्सेस है उसको रिमूव करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सोडियम अगर रिटेंशन हो रहा है अगर सोडियम का बॉडी में, तो उसको कंपनसेट करने के लिए वाटर का भी रिटेंशन होता है ना ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए, तो हमें उसको रिमूव करना पड़ेगा। जो एक्सेस सोडियम एंड वाटर है उसको बॉडी से थोड़ा रिमूव करना पड़ेगा। देन जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, ओवरऑल ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, और लॉन्ग टर्म के लिए हम बीपी को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडर्न टारगेट। अगर हम रास सिस्टम को ब्लॉक करेंगे तो वो क्या करेगा आपको पता है, वेसोडाइलेशन करेगा, जिसकी वजह से बीपी कम होगा,
रिड्यूस सोडियम रिटेंशन एंड प्रिवेंशन ऑफ कार्डियक रीमॉडलिंग। कुछ क्लिनिकल पॉइंट जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई हाइपरटेंशन वाला पेशेंट है और उसको डायबिटीज़ भी है, तो हमें क्या करना है, जो रास ब्लॉकर्स है उसको प्रेफर करना है, ठीक है। रास ब्लॉकर्स हम देंगे डायबिटीज़ में, ठीक है, रास ब्लॉकर्स देंगे। और अगर यंग पेशेंट, मैंने पहले भी बताया सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी कॉमन रहती है यंग पेशेंट्स में। एल्डरली में वस्कुलर स्टिफनेस ज़्यादा आ जाती है। वस्कुलर स्टिफनेस इज़ लाइक, आपने देखा होगा अगर आपके घर में थोड़े दादी या फिर ओल्ड एज पेशेंट होंगे, अगर ओल्ड एज पर्सन जीरियाट्रिक पेशेंट्स को आपने अगर देखा होगा, तो आप लोगों ने कहोगे कि हाथ थोड़ा घुमाना, तो वो हाथ नहीं घुमा पाते। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में वस्कुलर स्टिफनेस थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, या फिर स्ट्रेचिंग मसल्स वाली जो एक्सरसाइज होती है वो लोग नहीं कर पाते हैं थोड़ा, है ना, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस हाइपरटेंशन में क्या होता है, यूजुअली वॉल्यूम ओवरलोड हो जाता है। दिस इज द मेन रीज़न इन रेजिस्टेंस हाइपरटेंशन इज व्हाट, वॉल्यूम ओवरलोड हो जाता है। ओके, दीज आर सम कॉमन इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट्स लाइक ड्राई कफ में एस इनहिबिशन देखने को मिलता है। हाइपर कैलीमिया में हाइपर कैलीमिया रास ब्लॉकेड अगर हम देते हैं तो हाइपर कैलीमिया देखने को मिलता है, ठीक है। टेल मी द ड्रग्स विच कॉज हाइपर कैलीमिया इन द कैटेगरी और क्लास ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। गिव मी द ड्रग डायरेक्ट फ्रॉम द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स which is responsible for causing hyperkalemia in human body. Next one is edema. Edema is due to vasodilators और sudden vasodilation reflex tachycardia. Sudden vasodilation अगर होता है तो reflex tachycardia हो सकता है। देन ये ख़त्म हुआ। अभी बस ये याद रखो, जब भी आप क्लासिफिकेशन रिवाइज करते हो तो उसमें देखो कि कौन सी ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड है प्रेगनेंसी में, ठीक है, ये ज़रूर देखना है। और इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट ज़रूर देखो, लाइक एस इनहिबिटर कॉज ड्राई कफ। यहाँ जो इम्पॉर्टेंट है वो एस इनहिबिटर्स और जो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं उनके क्या इंपॉर्टेंट है, साइड इफ़ेक्ट्स। तो इधर तो साइड इफ़ेक्ट्स बिल्कुल नहीं छोड़ना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट इज मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डिसीज दैट इज CHF, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। आपको क्या करना है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में, सबसे पहले क्लासिफिकेशन रिवाइज करो और उसी तरीके से रिवाइज करो जिस तरीके से मैंने बोला है। ओके, देखते हैं व्हाट हैपन्स इन CHF। हार्ट कैन नॉट पंप एडिक्वेट ब्लड, जिसकी वजह से बॉडी को थोड़ा कंपनसेट करना पड़ता है सिंपैथेटिक एक्टिवेशन करके, रास एक्टिवेशन करके और फ्लूइड रिटेंशन करके। देखो, अगर किसी का हार्ट पहले से थोड़ा डिप्रेस हो रहा है तो बॉडी क्या कर रही है, सिंपैथेटिक एक्टिवेट कर रही है, सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट कर रही है, रास सिस्टम को एक्टिवेशन कर रही है और फ्लूइड को रिटेंशन कर रही है। तो इनिशियली हेल्पफुल है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि टेल ओके विच टाइप ऑफ डिसीज इज इनिशियली हेल्पफुल फॉर कार्डियक डिप्रेशन पेशेंट बट लेटर डैमेज द हार्ट कंप्लीटली, तो आपको आंसर करना है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। क्यों? क्योंकि अगर उस पर्सन का पहले से ही जो हार्ट है वो डिप्रेस हो रहा है, ठीक है, बट CHF क्या कर CHF के केस में क्या होता है, जो बॉडी कंपनसेट करती है, ठीक है, कंपनसेट करती है, सिंपैथेटिक को एक्टिवेशन करती है, रास एक्टिवेशन करती है, फ्लूइड रिटेंशन करती है, इनिशियली पर्सन को हेल्प करता है, बट बाद में ये हार्ट को कम्प्लीटली डैमेज कर देता है और हट गया है तो फिर इंसान गया। देन नेक्स्ट मॉडर्न थेरेपी ब्लॉक्स कॉम्पनसेशन, ये हो गया। नेक्स्ट इज थेरापेटिक स्ट्रैटेजी, वो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें ये है 4 है 4, हाँ 4 थेरापेटिक स्ट्रैटेजी है। या तो हम प्रीलोड को कम कर दें, या हम आफ्टर लोड को बढ़ा दें, या फिर कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज़ करें, या फिर रिमॉडलिंग को प्रिवेंट करें। अब देखो, ये प्रीलोड को कम करने से क्या होगा, जो वेनस रिटर्न है वो कम होगा और जो कार्डियक स्ट्रेस है वो थोड़ा कम हो जाएगा। आफ्टर लोड कम किया तो हार्ट पम्प्स अगेंस्ट लोअर रेजिस्टेंस। देन इम्प्रूव कॉन्ट्रैक्टिलिटी, उससे क्या होगा, हार्ट की जो एफिशिएंसी है, पंपिंग एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। और प्रिवेंट रीमॉडलिंग, स्टॉप प्रोग्रेसिव हार्ट डैमेज इज़ द मेन गोल ना, दिस इज़ द मेन गोल इन CHF। नेक्स्ट कुछ कॉन्सेप्ट है लाइक न्यूरो हार्मोनल ब्लॉकेट। These drugs improve survival, they reduce fibrosis, they prevent ventricular enlargement and they decrease mortality. नेक्स्ट इज डायरेटिक, सिम्टम रिलीफ ड्रग्स है। ये क्या करती है, कंजेशन को थोड़ा रिमूव करती है, एडिमा के चांस को थोड़ा रिड्यूस करती है एंड इम्प्रूव ब्रेथलेसनेस, बट डू नॉट इम्प्रूव सर्वाइवल अलोन, ठीक है।
आपने पॉजिटिव इनोट्रॉपिक एजेंट के बारे में तो सुना ही होगा। पॉजिटिव इनोट्रॉपिक एजेंट क्या करते हैं? फोर्स ऑफ कंडक्शन को इंक्रीज करता है। ओके, टेल मी अ ड्रग from the ANS, which I had already told you, which is responsible for positive inotropic effect on heart. Tell me a drug. ओके ठीक है, ड्रग मत बताओ, आप मेरे को क्लास बताओ, कौन सी क्लास से है ड्रग, और एक दो एग्जांपल्स बताओ इस ड्रग जो ड्रग्स है पॉजिटिव इनोट्रॉप्स के, दो एग्जांपल बताओ। नेक्स्ट इज कमेंट में, इन द कमेंट बॉक्स में चेक करूँगी। Okay, positive inotropes increase contraction strength and they are used when there is a severe symptomatic cardiac heart failure or congestive heart failure. Acute decompensation जब हो रहा है तो हम यूज़ करते हैं पॉजिटिव इनोट्रॉप्स। क्लासिफिकेशन तो आपने रिवाइज करा होगा ना। नेक्स्ट इज हार्ट रेट मॉड्यूलेशन, स्लोइंग हार्ट इम्प्रूव्स फिलिंग टाइम, ये तो आता ही है। नेक्स्ट इज इसका एक इम्पॉर्टेंट पेयर्ड या फिर पॉइंट टू रिमेंबर है, ये है कि CHF ट्रीटमेंट इज़ नॉट अबाउट मेकिंग हार्ट स्ट्रॉन्गर, इट इज़ रिड्यूसिंग अबाउट वर्कलोड। जहाँ भी वर्कलोड की बात आती है, अगर एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं कि ऐसी कौन सी सीवियस डिसीज़ है जहाँ भी वर्कलोड आपको दिखे उधर आंख बंद करके CHF आंसर लगाना, ठीक है। CHF मीन्स वर्कलोड, हमें वर्कलोड को कम करना है किसमें? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डिसीज, दैट इज एंजाइना पेक्टोरिस। सो एज बिफोर, recall the classification of angina pectoris and also recall which drug is contraindicated in pregnancy. Okay, next is what is angina। बताओ क्या होता है angina? जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है ऑक्सीजन की डिमांड से, हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है बट उसकी सप्लाई हार्ट अच्छे से नहीं कर पाता है, तब एंजाइना पेक्टोरिस देखने को मिलता है। ओके, all anti-anginal drugs work by increasing oxygen supply और decreasing oxygen demand, है ना। जो डिमांड बढ़ रही है उसको कम कर दिया जाए और जो ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही है उसको बढ़ा दिया जाए, ऐसा कॉम्पनसेट करती है हमारी जितनी भी एंटी एंजाइनल ड्रग्स है। रिकॉल करो फटाफट। ओके, जो हमारे इसमें टारगेट्स रहेंगे एंजाइना पेक्टोरिस में, वो रहेगा प्रीलोड कम करो, आफ्टर लोड भी कम करो, हार्ट रेट को स्लो करो और डायलेट कोरोनरी आर्टरीज। ठीक है, इसमें भी कुछ हद तक वर्कलोड कम होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो वर्कलोड कम होता है तो मोस्ट एक्यूरेट आंसर कौन सा होगा? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। एंजाइना पेक्टोरिस में भी प्रीलोड आफ्टर लोड की बात आती है, ऐसा नहीं है कि नहीं आती, बट मोस्ट एक्यूरेट विल बी दैट। ओके, रिड्यूस प्रीलोड, लेस वेंट्रिकुलर स्ट्रेच होगा तो ऑक्सीजन का यूज़ कम होगा। रिड्यूस आफ्टर लोड, अगर हार्ट को थोड़ा कम काम करना पड़ेगा तो ऑक्सीजन भी थोड़ा सेव होगा एंड एनर्जी थोड़ी सेव हो जाएगी। और मोर डायस्टोलिक परफ्यूजन, दैट इज डायलेट कोरोनरी आर्टरीज, इम्प्रूव ऑक्सीजन डिलीवरी उसके। ओके, दीज आर द टाइप्स ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस, दैट इज स्टेबल एंजाइना, वेरिएंट एंजाइना एंड अनस्टेबल एंजाइना। स्टेबल एंजाइना में जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है वो फिक्स रहता है, कोरोनरी स्पैज्म होता है वेरिएंट एंजाइना में, कोरोनरी स्पैज्म इज दी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेरिएंट एंजाइना, एंड प्लेक रप्चर का रिस्क रहता है अनस्टेबल एंजाइना में। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको स्किप मत करो, ठीक है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, पेन रिलीफ का मतलब डिसीज़ क्योर करना नहीं है एंजाइना पेक्टोरिस में, ठीक है। सम ड्रग्स रिलीव सिम्टम्स ओनली, अदर इम्प्रूव प्रोग्नोसिस, ठीक है। अभी आपको प्रोग्नोसिस डायग्नोसिस के बारे में पता है ना? जो पता है उसको रिकॉल करो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं जानना चाहती हूँ पता है कि नहीं। अगर नहीं पता है तो टेल मी, आई विल एक्सप्लेन यू, ठीक है। आपने होप सो जो एंटी एंजाइनल ड्रग्स है उसको रिवाइज़ किया होगा, और जो प्रेगनेंसी में ड्रग अगर कोई है कौन सी है ये भी रिवाइज़ करा होगा कि कौन सी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। और बाकी वो तो आपको पढ़ना ही है जो आपने पहले पढ़ा था, मैंने बहुत बार बोला है, बट जो मैं पढ़ा रही हूँ इसे छोड़ के नहीं जाना है क्योंकि ये तो इम्पॉर्टेंट है, ये मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पढ़ा रही हूँ, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आर CVS, दैट इज़ एंटी अरिथमिक ड्रग्स। एंटी अरिथमिक ड्रग्स, हमें एंटी अरिथमिक या फिर अरिथमिया समझने के लिए पहले कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी आनी चाहिए, जिसमें की जो एक्शन पोटेंशियल है वो किस में डिपेंड होता है? सोडियम के इन्फ्लक्स पे, कैल्शियम के इन्फ्लक्स पे और पोटेशियम के इन्फ्लक्स पे। सोडियम और कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है और पोटेशियम का इफ्लक्स होता है। जब सोडियम का इन्फ्लक्स होता है तो डिपोलराइजेशन होता है, कैल्शियम के इन्फ्लक्स से कॉन्ट्रैक्शन होता है और पोटेशियम के इन्फ्लक्स से रिपोलराइजेशन होता है। रिपोलराइजेशन क्या आपको प्लेटिफेज के बारे में पता है?
नहीं पता तो उसको रिकॉल करो, सॉरी नहीं पता तो मुझे बताओ, पता है तो रिकॉल करो, ठीक है। आपको पता है एरिथमिया क्यों होता है? जब एबनॉर्मल इम्पल्स फॉर्मेशन, जब जो एबनॉर्मल कंडक्शन होने लगता है ना हमारी बॉडी में, और जो इम्पल्स जनरेशन है वो एबनॉर्मल होने लगता है, तो एरिथमिया होता है। एबनॉर्मल इम्पल्स फॉर्मेशन, एबनॉर्मल कंडक्शन की वजह से एरिथमिया होता है। जब जो ईसीजी होता है, ईसीजी का ग्राफ होता है, उसमें कुछ गड़बड़ी आने लगती है तो एरिथमिया होता है ना। नाउ गाइस, रिकॉल द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एरिथमिक ड्रग्स ऑल्सो. Now let me tell you the concept of drug action. First is slow conduction. Second, okay, let me tell you one by one. Slow conduction stops rapid abnormal impulses, है ना. Prolonged refractory period, आप इसकी फटाफट जो ड्रग्स है उसको रिकॉल करो कि कंडक्शन को स्लो कौन करती है, रिफ्रैक्टिव पीरियड को प्रोलॉन्ग कौन करता है, कौन सी ड्रग. तो जो कंडक्शन स्लो करेगी वो स्टॉप्स रैपिड एबनॉर्मल इम्पल्सेस and prolonged refractory period prevents re-entry circuits. The next is suppress automaticity, stops ectopic pacemakers, है ना. एक्टॉपिक का मतलब पता है आप लोगों को? एक्टॉपिक मतलब जिस जगह से सिग्नल आ रहा है वो तो आ रहा है, बट अगर सिग्नल जहाँ से इनिशिएट हो रहा है उस जगह को छोड़ के कहीं और से सिग्नल अगर आने लगता है तो उसे बोलते हैं एक्टॉपिक. तो एक्टॉपिक पेसमेकर को हमें स्टॉप करना है, ऑटोमेटिसिटी को थोड़ा सप्रेस करना है, ठीक है. द नेक्स्ट इज एवी कंट्रोल यूज्ड इन सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. ये तो गोल्डन रूल है. क्या है? एंटी एरिथमिक ड्रग्स कैन कॉज एरिथमिया. तो ऐसी कौन सी ड्रग है जो एंटी एरिथमिक है बट प्रोलॉन्ग यूज़ पे या फिर डोज डिपेंडेंट एक्शन पे वो एरिथमिया कॉज करती है, ठीक है. प्रो अरिथमिक इफेक्ट देती है वो, ठीक है. प्रो अरिथमिक इफेक्ट कौन सी ड्रग देती है मेरे को बताओ कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. नहीं पता है तो भी बताओ ताकि मैं आपको बता पाऊँ. ओके, नेक्स्ट इज कार्डियोवास्कुलर फार्माकोलॉजी MCQs only for you guys. Let's start from anti-hypertensive drugs. Okay, let me tell you. A hypertensive diabetic patient develops persistent dry cough after starting therapy. The most likely mechanism is, क्या हुआ होगा उसे, जो हाइपरटेंसिव डायबिटिक पेशेंट है उसे परसिस्टेंट ड्राई कफ हो गया आफ्टर स्टार्टिंग थेरेपी. द मोस्ट लाइकली द मैकेनिज्म इज, ठीक है, इंक्रीज ब्रेडिकाइनिन लेवल्स, इंक्रीज एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन, सोडियम रिटेंशन, बीटा रिसेप्टर ब्लॉकेज. ऑब्वियसली अगर ड्राई कफ है तो ड्राई कफ किसका साइड इफेक्ट है? एस इनिबिटर का ना. एस इनिबिटर का है. अब एस इनिबिटर करते क्या है? ब्रेडिकाइनिन के लेवल को हमारी बॉडी में बढ़ा देते. ओके, ब्रेडिकाइनिन को हमारी बॉडी में बढ़ा देते हैं जिसकी वजह से उसका ब्रेडिकाइनिन का एल्वियोलाई में एक्यूमुलेशन होता है और ड्राई कफ देखने को मिलता है. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच मैकेनिज्म प्राइमरली रिड्यूस ब्लड प्रेशर इन लॉन्ग टर्म एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी. विच मैकेनिज्म, कौन सा ऐसा मैकेनिज्म है जो पहले प्राइमरली ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है इन लॉन्ग टर्म एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी. Reduce cardiac output only, reduce peripheral vascular resistance, increased heart rate और increased plasma volume. That is, अगर हम peripheral vascular resistance को कम कर देते हैं तो वो लॉन्ग टर्म एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी में आता है. The next, moving on to the next question, that is question number 3. Sudden vasodilation commonly produces what? Guys, I already told you, अगर sudden vasodilation होगा तो क्या होगा? ब्रेडिकार्डिया, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया, एवी ब्लॉक और हाइपरकैलीमिया. यस, आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा अगर सडन वेसोडाइलेशन हमारी बॉडी में हुआ तो. सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज रास इनिबिशन लोअर्स ब्लड प्रेशर मेनली बाय व्हाट? रिकॉल रास सिस्टम. क्या रास सिस्टम रेनिन इंक्रीज होने की वजह से ब्लड प्रेशर कम करेगा? नो. Increase sympathetic tone? No. Vasodilation and reduce sodium retention, increasing cardiac contractility? No. What will be the correct answer? Vasodilation and reduced sodium retention. Option C would be the correct answer. The next, moving on to the next question, that is question number 5.
Which condition benefits most from RAS blockade? Which condition benefits most from RAS blockade? ठीक है, अस्थमा, डायबिटीज मेलाइटस विद हाइपरटेंशन, हाइपरथायराइडिज्म और एक्यूट इन्फेक्शन. यस, I already told you diabetes mellitus with hypertension. Option B would be the correct answer. Next, moving on to the next question, that is okay, from the CHF, that is major long term goal in CHF therapy is what? Increase heart rate, block compensatory neurohumoral hormonal activation, increase preload or increase blood viscosity. तो CHF थेरेपी का ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है जो मैंने पढ़ाया था. CHF थेरेपी का जो मेजर लॉन्ग टर्म गोल होता है वो होता है ब्लॉक कंपनसेटरी न्यूरो हार्मोनल एक्टिवेशन. ठीक है, कौन सा? नॉरएपिनेफ्रिन. द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7. डायरेटिक्स इम्प्रूव CHF सिम्टम्स मेनली बाय reducing preload. Okay, moving on to the next question, that is chronic sympathetic activation in heart failure leads to what? Cardiac protection, reverse remodeling, progressive myocardial damage or reduced oxygen demand. Eliminate 3 options and select one. So मिल गया आंसर आप लोगों को. Progressive myocardial damage would be the correct answer. Next, moving on to the next question, that is positive inotropic drugs are mainly reserved for mild hypertension, severe symptomatic heart failure, stable angina or hyperlipidemia. Severe symptomatic heart failure. ठीक है, अभी आप मैं जो क्वेश्चन दिखाऊंगी उनको खुद से सॉल्व करो और देखो कि प्रोग्रेस या फिर आप लोग क्वेश्चन बिना आंसर देके सॉल्व करना है. ठीक है, रिड्यूसिंग हार्ट रेट इन CHF improves what? Next question is from angina pectoris, like primary cause of angina pain is what? Bolo. Rapid relief of angina by nitrates occurs due to venodilation reducing preload. Variant angina is mainly caused by reduction of heart rate, decreased myocardial oxygen demand because of what? Which strategy is most important in chronic angina therapy? Next is from antiarrhythmic drugs. Cardiac depolarization in fast response cells primarily depends on what? Next, re-antiarrhythmia occurs due to. Next is antiarrhythmic drugs में paradoxically cause arrhythmia because they do what? Control of supraventricular tachycardia. ये पढ़ाया था मैंने. ECG monitoring. ठीक है, एक क्वेश्चन मैं बता देती हूँ. ECG monitoring is essential during antiarrhythmic therapy because ठीक है, ड्रग्स हैव नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स, ड्रग्स इंक्रीज एपेटाइट, ड्रग कॉज एनीमिया, ड्रग इंक्रीज मेटाबॉलिज्म. किसका मॉनिटरिंग से इसमें किसका रिलेशन है बताओ? थेरेपेटिक इंडेक्स बोला था ना मैंने, जिसका थेरेपेटिक इंडेक्स जितना ज़्यादा उतनी ड्रग उतनी सेफ होती है और अगर उसकी मॉनिटरिंग की ज़रूरत पड़ रही है तो उस ड्रग का जो थेरेपेटिक इंडेक्स है वो कम होगा. थेरेपेटिक इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? आप TILE, therapeutic index is equal to lethal dose, median lethal dose divided by median effective dose. Okay, इसका फॉर्मूला होता है. तो दैट्स इट फॉर टुडे. हाउ इज़ द जोश एंड बी कनेक्टेड विद मी, स्टे कनेक्टेड विद मी. अगर आपको मेरे लेक्चर्स थोड़े भी इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं तो स्टे कनेक्टेड and like, share and subscribe my channel guys. Thank you.